वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सी विवेक गोयल और इस लेक्चर के साथ हम अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2017 एग्जाम के पार्ट बी जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी एग्जाम में बेटा अब एप्लीकेबल हो चुका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये हम डिस्कस करेंगे फॉर दिसंबर 2017 एग्जामिनेशन। First thing first, in this lecture I am not going to discuss about making of GST. उसके लिए मैं अलग से आपको बेटा लेक्चर रिकॉर्ड करके दूंगा, उसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट अप्रोच विच वी हैव टू फॉलो फॉर December 17 एग्जामिनेशन। रीजन बीइंग, फॉर December 2017 एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट ने बेटा कंप्लीट जीएसटी को कवर नहीं किया है। कंप्लीट जीएसटी को कवर नहीं किया है मतलब इंस्टीट्यूट ने जीएसटी एक्ट्स को तो कवर किया है, मगर बेटा जीएसटी रूल्स को एग्जाम में एप्लीकेबल नहीं किया है। तो इसका मतलब यहां पर हमें रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेगी अबाउट आवर स्टडी। मतलब हम वो नहीं पढ़ेंगे जो हमारा इंटरेस्ट है, हमें वो पढ़ना होगा जो इंस्टीट्यूट आपसे एग्जाम में बेटा पूछना चाहता है। क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी केवल तभी हो पाएगी जब हम एक्ट के साथ रूल्स को इंटीग्रेट कर देंगे। क्योंकि जनरली इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो इंपॉर्टेंट थिंग है, एक्ट ये बताता है क्या करना है और रूल्स आपको बताएंगे कि इन्हें किस तरीके से करना है। तो अब आपके क्योंकि रूल एप्लीकेबल नहीं है एग्जाम में, तो हम सिर्फ एक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव लेवल का है जहां पर बेटा एमसीक्यू पूछे जाएंगे, तो बट अब से यहां पर एक्ट को भी हम उतना डिटेल में लेकर नहीं जा पाएंगे। तो अप्रोच पहले जो हमारे पास रहेगी, दैट इंस्टीट्यूट ने जो 84 पेजेस का सप्लीमेंट्री बेटा इशू किया है। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने 84 पेजेस का सप्लीमेंट्री पेपर इशू किया है। हमारी जो स्टडी रहेगी केवल उसी पर बेस्ड रहेगी, उससे बाहर कोई भी टॉपिक हम अपने लेक्चर्स में कवर नहीं करेंगे फॉर December 17 एग्जामिनेशन। श्योरली जून 18 और दिसंबर 18 के लिए हमारा स्कोप ओपन हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी एक्ट भी पूछे जाएंगे, रूल्स भी आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम आराम से डिटेल में स्टडी करेंगे, अच्छा टाइम डिवोट करेंगे। तो यहां पर क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जुलाई में एप्लीकेबल किया है कि यस हम आपसे जीएसटी पूछना चाहते हैं, तो थोड़ा सा एक टाइम की रिस्ट्रिक्शन भी है और रिसोर्सेज भी अवेलेबल इंस्टीट्यूट नहीं करवा पाया है, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखेंगे। यहां पर बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, और कुछ बेसिक डिस्कशन करूंगा, कुछ फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो हमारे कमिंग लेक्चर्स के लिए यूजफुल रहेंगे। ठीक है बेटा, अगर हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंडिया में बेटा ड्यूअल अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। ड्यूअल अप्रोच फॉलो किया जा रहा है। जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बेटा ये स्टेट लेवल पर भी है। ठीक है, और ये जीएसटी सेंट्रल लेवल पर भी चार्ज किया जाएगा। मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी चार्ज करेगी और साइमल्टेनियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी जीएसटी लेवी करेगी। अगर हम बात करें जीएसटी की, तो बेटा वी हैव डिफरेंट जीएसटी एक्ट्स इन इंडिया। जो अगर हम जीएसटी एक्ट्स की बात करते हैं, सीजीएसटी एक्ट, एसजीएसटी एक्ट, यूटी जीएसटी एक्ट, आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, ये हमारे 4 एक्ट इंपॉर्टेंट है। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर सप्लाइड विद इन स्टेट,
विद इन स्टेट, जब एक स्टेट के अंदर ही गुड्स एंड सर्विसेज को सप्लाई की जाती है, मतलब जो बायर एंड सेलर हैं वो एक ही स्टेट में लोकेटेड है, तो बेटा यहां पर जो हमारा जीएसटी लगता है वो होगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। सो जब गुड्स या सर्विसेज को सेम स्टेट में प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब सेलर एंड बायर गुड्स के केस में एंड सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर इन केस ऑफ सर्विसेज सेम स्टेट में लोकेटेड है, इन दैट केस बेटा इसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर मैं बात करता हूं सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी और एसजीएसटी मतलब स्टेट जीएसटी, तो अगर जीएसटी का रेट 18% है तो इसका मतलब जो सीजीएसटी हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा 9%, और एसजीएसटी भी हमारे पास कितना होगा 9% होगा। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, इफ मिस्टर ए ऑफ नोएडा, ठीक है, मिस्टर बी ऑफ आगरा। अब ये जो नोएडा है ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है और आगरा भी बेटा यूपी का पार्ट है। ठीक है, यहां पर मिस्टर ए गुड्स सेल करते हैं टू मिस्टर बी फॉर ₹1 लाख। ठीक है, और मान लेते हैं इस पर जो जीएसटी का रेट है ये कितना है, ये है 18%। जीएसटी का रेट कितना है 18%। तो बेटा यहां पर जो 18% का रेट दिया गया है, इसका मतलब अब ये जो 18% है इसका क्या करेंगे, दो टुकड़े में करेंगे, क्योंकि गुड्स को यूपी से यूपी में ही सेल किया गया है, मतलब बायर एंड सेलर बोथ आर लोकेटेड इन सेम स्टेट। तो बेटा इसके ऊपर दो जो जीएसटी है वो दो टुकड़ों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। 9% इस पर हम लेवी करेंगे सीजीएसटी, ठीक है, और 9% बेटा इस पर हम लेवी करेंगे एसजीएसटी, बराबर। ठीक है, ये हमारा चार्ज किया जाएगा। इसका मतलब इस 1 लाख रुपए के ऊपर 18% के हिसाब से 18,000 रुपए हमारा जीएसटी होगा, तो जो टोटल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1,18,000। इस 18,000 में हमारे पास 9,000 बेटा रुपीज जो रहेंगे, 9,000 ही हमारे पास क्या रहेंगे, ये रहेगा सीजीएसटी, और 9,000 जो रहेगा ये क्या रहेगा, एसजीएसटी। मतलब ये 9,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा, ठीक है, और ये जो दूसरा 9,000 है ये स्टेट गवर्नमेंट मतलब यूपी गवर्नमेंट के खजाने में जाएगा। डन। तो इस तरीके से काम करता है। तो जब विद इन द स्टेट गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है तो इसके ऊपर जो जीएसटी है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। ठीक है, अब इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरी है बेटा। इंडिया में 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हमारे पास अलग है 7। इन यूनियन टेरिटरीज में से 2 यूनियन टेरिटरी हमारे पास ऐसी हैं जिनका अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब उनके अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, मगर 5 जो 2 हैं जैसे दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इनकी अपनी स्टेट लेजिस्लेटिव बेटा इनकी अपनी असेंबली है। तो इनको अगर हम अलग कर दें तो बाकी बच जाती हैं 5 यूनियन टेरिटरी, जिस पर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी मतलब इस पर जो कंट्रोल है वो किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसे चलाती है। अब ये जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं बेटा, क्योंकि इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, इनकी अपनी गवर्नमेंट बनी हुई है, तो इनके ऊपर भी क्या लगेगा, एसजीएसटी, ठीक है। मगर जो बाकी की 5 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, वन ऑफ इट, तो इनकी अपनी गवर्नमेंट नहीं है, तो बेटा इनके ऊपर जो लगाया जाएगा, इनके ऊपर लेवी होगा यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी। ओके, इसका मतलब अगर यूनियन टेरिटरी में ही गुड्स या सर्विसेज को ट्रांसफर किया जा रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा। अब जैसे अगर मैं बात करता हूं दिल्ली,
ठीक है। दिल्ली की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब इनके ऊपर जो एप्लीकेबल होगा इनके ऊपर लगेगा CGST, ठीक है, और प्लस SGST इक्वली। अब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है, आइलैंड, अब इनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, अपनी गवर्नमेंट इनकी नहीं है, तो बेटा यहां पर जो हमारा SGST है, ठीक है, इसे रिप्लेस कर देगा, तो यहां CGST तो लगेगा और SGST को रिप्लेस कर देगा यूनियन टेरिटरी GST, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब हमें करना क्या है, अच्छा पहले तो ये हो गया, अब एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि मैंने 4 एक्ट की आपको बात बताई थी, तो पहले तो इसको यहां पर ध्यान से समझिएगा बेटा। ये देखो, तो CGST एंड SGST, ठीक है, जब विद इन स्टेट गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट, ठीक है, तो उसके ऊपर लगेगा CGST एंड SGST। अगर यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है जिनकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, जो 5 यूनियन टेरिटरीज हैं, तो बेटा उनके पास SGST जगह एप्लीकेबल होगा UTGST, ठीक है। अब एक बच गया हमारे पास IGST। तो अभी तो हम बात कर रहे थे अबाउट इंट्रा स्टेट, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं इंटर स्टेट। अगर दिल्ली से आगरा, अब दिल्ली और आगरा, आगरा कहां पर है, यूपी, ठीक है, के बीच गुड्स की सप्लाई की जाती है, गुड्स, तो बेटा ये हमारे पास होगी इंटर स्टेट सप्लाई। अच्छा, यूनियन जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी है, बट क्योंकि इसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो इसको स्टेट माना जाएगा और इसके ऊपर बेटा SGST एप्लीकेबल होगा। तो दिल्ली से गुड्स आगरा जा रहे हैं, ठीक है, यूपी में जा रहे हैं, तो जब गुड्स दो स्टेट्स के बीच में, दो टेरिटरीज के बीच में बेटा ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तब हमारे पास क्या होगा, तो जब दो डिफरेंट स्टेट्स की लोकेशन आ जाती है तो इसके ऊपर जो GST लगेगा, बेटा इसके ऊपर जो GST लगेगा इसका नाम होगा IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब अगर GST का रेट 18% है, अगर GST का रेट 18% है तो IGST पूरा 18% पे करना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, मान लीजिए मिस्टर A लोकेटेड इन दिल्ली, ठीक है, ये गुड्स बेचते हैं मिस्टर B ऑफ दिल्ली, ठीक है, और ये गुड्स बेचते हैं मिस्टर C ऑफ मुंबई। यहां पर 1 लाख रुपए के बेचे गए, यहां पर भी गुड्स मान लीजिए 5 लाख के सेल किए गए, और जो हमारा GST का टोटल रेट है इन गुड्स पर वो है 18%, ठीक है। तो अब किस तरीके से बेटा GST चार्ज किया जाएगा, थोड़ा सा इसे समझिएगा। अब अगर बात करते हैं A एंड B, तो जब बिलिंग करेंगे मिस्टर B के लिए, जब बिल होगा मिस्टर B के ऊपर, तो मिस्टर B के ऊपर बेटा जो बिल बनेगा वो किस तरीके से बिल बनेगा, देखिए, जो गुड्स की वैल्यू है वो है 1 लाख, इसके ऊपर क्योंकि दिल्ली के मिस्टर ए ने दिल्ली के मिस्टर बी को गुड सेल किया है, तो दिस इज व्हाट, इंट्रा स्टेट, क्या होगी, इंट्रा मतलब विद इन द स्टेट। तो बेटा जब विद इन द स्टेट लग रही है और क्योंकि दिल्ली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, SGST प्लस CGST, ठीक है। तो इसके ऊपर लगेगा CGST 9% एंड SGST 9%, 9,000, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 1,18,000 की बिल वैल्यू है जो टोटल मिस्टर बी पे करेंगे किसे, मिस्टर ए को,
चलो, तो ये तो हो गया बिल जो मिस्टर बी के लिए जनरेट होगा। अच्छा, मिस्टर सी को भी सामान बेच रहे हैं। मिस्टर सी कहां पर है? मुंबई में है। तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, मुंबई। तो गुड्स बेचे गए हैं, गुड्स सेल किए गए हैं 5 लाख रुपए के। अब बेटा दिल्ली के मिस्टर ए ने गुड्स को सप्लाई किया है मुंबई के मिस्टर सी को। दिल्ली एंड मुंबई, ठीक है, मुंबई कहां पर है? महाराष्ट्र में है। तो दिल्ली से गुड्स जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं। तो देयर इज ए ट्रांजेक्शन बिटवीन टू स्टेट्स। दिस इज कॉल्ड इंटरस्टेट। इंटरस्टेट मतलब बिटवीन टू स्टेट्स। तो जब दो स्टेट्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई होती है तो इसके ऊपर जो जीएसटी लगता है वो सिंगल जीएसटी लगेगा, उसको ब्रेक नहीं करना। उसका नाम क्या होगा? आईजीएसटी बेटा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना है? पूरा 18% इसके ऊपर लगेगा, 18% लगेगा। तो ये हो जाएगा आपका 90,000 रुपीज। ठीक है, 90,000। तो 5,90,000 का ये बिल हो गया। ठीक है, ये पे करना पड़ेगा मिस्टर सी को। क्लियर है ये चीज? तो पहले तो ये समझिएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर ध्यान से देखिए, हमने आपसे बात की दैट हमें बेटा जो जीएसटी एक्ट है, जीएसटी एक्ट हमारे पास है सीजीएसटी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करेगी। ठीक है, सेंट्रल एक्ट है। और फोर्थ हमारे पास है स्टेट जीएसटी। अब मजेदार चीज क्या है बेटा, ये सिंगल एक्ट है। ठीक है, ये भी एक ही एक्ट है, ये भी एक ही एक्ट है। मगर ये जो एसडी एक्ट, सेंट्रल गुड्स एंड सॉरी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है बेटा, ये सभी स्टेट्स का अपना अलग अलग होगा। अगर 5 यूनियन टेरिटरी को छोड़ दें, ठीक है, सो सभी स्टेट्स प्लस 2 यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पौंडीचेरी, इन सभी का अपना जो जीएसटी है वो अलग बनेगा। ये दिल्ली गवर्नमेंट का अलग होगा, दिल्ली जीएसटी हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र जीएसटी हो गया, जैसे वैट हमारे पास होता था बेटा। ये सभी स्टेट्स का अलग है, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेट लेवल एक्ट हमारे कोर्स में नहीं होता। तो आपका कोर्स एसजीएसटी को, एसजीएसटी को बेटा कवर नहीं करता। हमें किसी भी स्टेट का जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ना है। इसका मतलब हमारे कोर्स में जो कवर किया गया है वो है सीजीएसटी। ठीक है, सबसे ज्यादा टाइम जो हमारा डिवोट होगा बेटा वो किस पर होगा? हमारा सीजीएसटी पर होगा। ठीक है, क्योंकि ये बेस एक्ट हमारे पास होगा। उसके बाद यूनियन टेरिटरी जीएसटी, ये बहुत छोटा सा एक्ट है। ठीक है, जिसे हमें पढ़ना है आईजीएसटी। आईजीएसटी के मोस्ट ऑफ द पॉइंट सीजीएसटी में कवर होंगे। ठीक है, क्योंकि वहां से बहुत जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे हैं जो हमें आईजीएसटी में पढ़ने पड़ेंगे। मतलब ये भी बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करने वाला है। मतलब जो सबसे ज्यादा टाइम हमें डिवोट करना पड़ेगा वो कहां पर करना पड़ेगा? सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बेटा हमें डिवोट करना है। तो जो स्टेट लेवल का एक्ट है, स्टेट जीएसटी एक्ट है, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। अच्छा, एक और एक्ट है, एक और एक्ट है जो कोर्स में आपके बेटा कवर किया गया है। ये हमारे पास है कॉम्पनसेशन एक्ट, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? कॉम्पनसेशन की अगर बात करें हम, जब स्टेट्स सेल्स टैक्स से जीएसटी में मूव ऑन कर रही हैं, ठीक है, तो उन्हें जो भी नुकसान होगा, पुराने एक्ट जो खत्म हो रहे हैं, अलग अलग एक्ट, जितने भी बहुत सारे एक्ट खत्म हो रहे हैं स्टेट लेवल पर, ठीक है, ताकि उन सभी को सब्ज्यूम कर दिया गया है किसमें बेटा? हमारे जीएसटी में कर दिया गया है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, क्योंकि बहुत सारे कानून को मर्ज किया जा रहा है तो यहां पर कुछ टाइम तक स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा। तो उस नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किस तरीके से करेगी, कितने साल तक करेगी, उसके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, ये तो एक छोटा सा एक्ट हमें पढ़ना है बेटा, जीएसटी कॉम्पनसेशन टू स्टेट एक्ट। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। तो ये एक हमारे पास रहेगा। हार्डली उसके ऊपर एग्जामिनर एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आपसे बेटा मानेगा। तो अगर मैं बात करूं, हमारे जो 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, उसमें से लगभग हमारे पास जो रहेंगे 15 से 18 क्वेश्चन आई एक्सपेक्ट के वो कहां से रहेंगे? आपके सीजीएसटी से रहेंगे। ठीक है, यूनियन टेरिटरी से आप 1 से 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे ज्यादा की एक्सपेक्टेशन नहीं है। आईजीएसटी की अगर हम बात करें, आईजीएसटी की बात करें, यहां से बेटा आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहां पर आई एक्सपेक्ट 5 to 8 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने चाहिए। ठीक है, और जो कॉम्पनसेशन एक्ट है आपका, ठीक है,
इसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा, ठीक है। ये आपके पास रहेंगे, तो यहाँ पर इसे थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं क्योंकि CGST में 15 से 20 मतलब जो मेजर पोर्शन रहेगा वो इन 2 एक्ट्स का रहेगा, ठीक है। ये दोनों मिलाकर बेटा आपके पास 25 प्लस क्वेश्चन पूछेंगे, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 प्लस क्वेश्चन आपके पास रहेंगे इन 2 एक्ट से। क्लियर है? कुछ इस तरीके का आपके पास सिनेरियो हो सकता है। और सबसे ज्यादा टाइम भी हमारा जो लगने वाला है वो किसके ऊपर लगने वाला है? CGST पर लगने वाला है, ठीक है जी। चलिए ओके, एक क्वेश्चन करें। विच ऑफ द फॉलोइंग act is थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग GST is levied by state government? CGST, UTGST, SGST। इसके मैं 2 ऑप्शंस आपको 2 सेट बनाकर दूंगा ऑप्शन के, और लास्ट हमारे पास है IGST, ठीक है। एक इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट थिंग जरा समझिए कि बेटा फर्स्ट टाइम GST एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब कोई नया एक्ट, जब कोई नया कानून, जब कोई नया टॉपिक हमारे कोर्स में कवर होता है, तो आने वाले 3-4 अटेम्प्ट तक तो सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो क्रीम होती है, जो बड़ी बेसिक चीजें होती हैं, एग्जामिनर उन पर फोकस करता है। मतलब जब ये कोर्स हमारा कंप्लीट होगा, जब GST के लेक्चर्स हमारे कंप्लीट होंगे, तो आई एश्योर यू आपको पता होगा कि यस दीज क्वेश्चंस आर कमिंग इन एग्जामिनेशन, ठीक है। क्योंकि वहां पर भी एग्जामिनर डिटेल में नहीं जा पाएगा, और सबसे आपके लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट ये है, रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, तो बड़ा एक ओवरव्यू पर ऊपर से बेटा आपको पढ़ना है, और बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा, ठीक है जी। तो हमारा जो टारगेट है 30 मार्क्स का बेटा आपका GST का पार्ट रहेगा, ठीक है। हमारी कोशिश तो यही है कि आप 30 मार्क्स लेकर चलें, बट अगेन अगर मैं ये कहूं कि 10 के 10 स्टूडेंट 30 में से 30 ले आएंगे, 100 में से 100 स्टूडेंट 30 में से 30 ले आएंगे, तो प्रैक्टिकली बेटा ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो हमारा सेम नहीं होता, कुछ अबव एवरेज होंगे, कुछ बिलो एवरेज भी होंगे, कुछ एवरेज भी होंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग में होंगे। तो अगर मैं एक बात करता हूं कि यस एक्सेप्शनली शायद 1 या 2 स्टूडेंट 10 में से ऐसे हमें मिलेंगे जो 30 पूरे मार्क्स ले सकते हैं, बट मैं एक ऑन एन एवरेज बात करता हूं, एक एवरेज बेसिस पर। बेटा हमारा टारगेट है 30 में से 25 मार्क्स, ठीक है। मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट भी 25 नंबर आराम से स्कोर कर सकता है। आपको सिर्फ करना क्या है, जो मैं आगे आने वाले लेक्चर में आपको बेटा पढ़ाने वाला हूं उसको ध्यान से करिएगा। मतलब अच्छे तरीके से हमें 60 प्लस मार्क्स मिनिमम लेकर आने हैं, ठीक है। जब भी मैं 60 की कहता हूं, बच्चे कहते हैं 80 क्यों नहीं, तो मैं कहता हूं बेटा मैं एक एवरेज बेसिस पर बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर एवरेज बेसिस पर बात हो रही है, मैं 80% की बात नहीं कर रहा, मैं 40 भी नहीं कर रहा, एवरेज बेसिस पर बात कर रहे हैं 60 प्लस। तो अगेन कि 10 में से शायद 1 या 2 स्टूडेंट ऐसा होगा जो 80 प्लस के लिए भी प्रिपेयर कर रहा होगा, वो 80 प्लस लिए आएगा, मगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 40 से 50 के बीच में अटक जाएंगे। तो हम एक एवरेज बेसिस पर बात करें कि बड़े आराम से 60 प्लस मार्क्स बेटा दिसंबर 17 एग्जाम में स्कोर किए जा सकते हैं, जिसमें से 25 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 25 नंबर, और 25 नंबर किस तरीके से आने वाले हैं कि एक्सेप्टेड के हाँ जी आपके 26 क्वेश्चन हम करेक्ट करेंगे और हो जाएंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस यहां पर करेंगे, और 4 क्वेश्चन आपके गलत हैं, छोड़ना कोई नहीं है, ठीक है। इस 26 में मिलेंगे 26 पॉजिटिव, 4 गलत हो गए तो नेगेटिव 1 नंबर। तो यस ये 25 नंबर हमें लेकर आने हैं ऑन एन एवरेज। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स 30 का टारगेट होगा, ठीक है। 30 आपको लेकर आने हैं, 29-30। जो बिलो एवरेज है वो स्टूडेंट शायद यहां पर 15 से 20 के बीच के भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऑन एन एवरेज हमारा टारगेट है 25 नंबर हमें यहां पर स्कोर करने हैं। चलिए बेटा, ठीक है। तो अच्छा आंसर क्या होगा, क्या बताएंगे यहां पर मुझे? अच्छा एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को बेटा अलग अलग तरीके से भी पूछता है, जरा देखिए। मैं इसका एक और सेट आपको दे सकता हूं, CGST,
CGST, UTGST, IGST, नन ऑफ अबव। ठीक है, मैं ये भी आपसे कह सकता हूं। तो हमारे जो सेट ऑफ ऑप्शंस है वो चेंज हो सकते हैं चाहे क्वेश्चन सेम रहे। अब देखिए यहां पर आंसर क्या हुआ हमारा। फर्स्ट केस में विच ऑफ द फॉलोइंग जीएसटी इज लेविड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कौन सा जीएसटी है जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है? स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है बेटा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो मतलब हमारा जो आंसर है वो हो गया सी। मगर ऑप्शन जो सेकंड सेट है यहां पर तो हमें एसजीएसटी नजर ही नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट है मगर दोनों बिल्कुल अलग आंसर हमने यहां पर मार्क किए हैं। क्लियर है ये चीज? चलो ठीक है, ओके डन बच्चे। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो हो गया हमारी कवरेज जो बेटा हमें यहाँ पर कवर करने होंगे, टॉपिक जो हमें करना है, टाइम जो हमें डिवोट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या रहेगा? CGST। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट थिंग और इस लेक्चर के लिए उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे, क्योंकि ये बहुत जगह आपको परेशान करने वाला है, बहुत सारे जगह ये आपको परेशान करने वाला है। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करता हूं, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, तो जो हमारा बेटा जीएसटी है इट इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स काम कैसे करता है थोड़ा सा इसको देखिए। अगर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट टैक्स काम किस तरीके से करता है। मिस्टर ए supplier of goods, Mr. B receiver of goods। ठीक है, तो सीधे शब्दों में ये जो मिस्टर ए है ये कौन है? सेलर, और मिस्टर बी कौन है बेटा? बायर। ठीक है, बायर। अब अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को गुड्स सेल कर रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए के गुड्स हैं और इस पर जो जीएसटी है वो है 18%, मतलब 18,000 रुपया। ठीक है, अभी इसको वाइफरकेट नहीं करें, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें, इकट्ठा 18,000 रुपए। ठीक है, अब चाहे वो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी व्हाटएवर। तो अब किस तरीके से सिचुएशन काम करती है इसको जरा देखिएगा। अब जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी मिस्टर ए को बेटा 1 लाख रुपया बिल का अमाउंट और 18,000 रुपए जीएसटी पे करेंगे। ठीक है, जो 18,000 रुपए जीएसटी है, और मिस्टर ए ये जो 18,000 रुपया है बेटा ये पे कर देगा किसी गवर्नमेंट को, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, एज द केस में भी उसे पे कर देगा। ठीक है, इस तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, काम करता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स हमेशा कंज्यूमर की पॉकेट से जाता है। ठीक है, बी कौन है? कंज्यूमर, कंज्यूमर की पॉकेट से जा रहा है, मगर क्या कंज्यूमर डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना है? 2 थिंग्स आर देयर। नंबर 1, बॉर्न कौन कर रहा है, मतलब किसकी पॉकेट से जा रहा है। तो सामने अगर आप स्क्रीन पे देखें बेटा किसकी पॉकेट से जा रही है 18,000 रुपए, ये मिस्टर ए की पॉकेट से नहीं जा रहा है, ये मिस्टर बी की पॉकेट से जा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर बी की पॉकेट से ये जा रहा है, तो ठीक है, नंबर 1। मगर गवर्नमेंट को कौन जमा करा रहा है बेटा? गवर्नमेंट को तो जमा कराने की जिम्मेदारी मिस्टर ए की है। तो हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस सिनेरियो? मिस्टर ए, मतलब सेलर इज लायबल टू पे जीएसटी। बेटा इस तरीके से हमारा इनडायरेक्ट टैक्स की सिचुएशन काम करती है, मतलब जिस व्यक्ति की पॉकेट से टैक्स जा रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं कराता। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जमा कराता है। That is why it is called indirect taxes। जो व्यक्ति बॉर्न कर रहा है, ठीक है, वो उस पर डायरेक्टली पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसे हम एक्सेप्शन कह सकते हैं। जैसे रिकॉल कीजिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स, मतलब जिस व्यक्ति ने की जेब से टैक्स जा रहा है उसी को गवर्नमेंट ने जमा कराना है। मतलब मैं अगर पैसा कमा रहा हूं तो मेरी इनकम पर जितना भी टैक्स बनता है वो टैक्स मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराऊंगा, तो इनकम टैक्स इज डायरेक्ट टैक्स।
मगर वहां पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे टीडीएस एंड टीसीएस, ये बेटा दो एक्सेप्शन होती हैं। टीडीएस का एग्जांपल मान लीजिए मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूं और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे पेमेंट कर रहा है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो वो मुझे पेमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर 10% टैक्स काटकर गवर्नमेंट को जमा कराएं। तो अब ये क्या हो गया, यहां पर इनकम टैक्स में भी एक्सेप्शन हो गई, इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, मतलब टैक्स मेरी जेब से जा रहा है मगर मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा, वो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को जमा करा रहा है, मुझे उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में टीडीएस या टीसीएस क्या हो गई, एक्सेप्शन, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ऐसे ही बेटा इनडायरेक्ट टैक्स में, अब इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जिस व्यक्ति की पॉकेट से जा रहा है वो गवर्नमेंट को जमा नहीं करा रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति गवर्नमेंट को जमा कराएगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स में एक्सेप्शन आती है टीडीएस एंड टीसीएस, जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ऐसे ही इनडायरेक्ट टैक्स में बेटा एक सिचुएशन आती है जहां पर जो व्यक्ति टैक्स, जिस व्यक्ति की पॉकेट से टैक्स जा रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराता है। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में कुछ ऐसे सिचुएशन है जो डायरेक्ट टैक्स क्रिएट कर देती हैं, और बेटा इन सिचुएशन को कहा जाता है रिवर्स चार्ज। जो स्टूडेंट ने पहले सर्विस टैक्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा वहां पर रिवर्स चार्ज की एक सिचुएशन हुआ करती थी। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहे हैं वो बड़ा परेशान मत होइए, बड़ा सिंपल चलिएगा, ठीक है। हाँ, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो इन्हें कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक सिचुएशन तो हो गई बेटा ये, ठीक है, ये तो अब रिवर्स चार्ज में क्या होता है, रिवर्स चार्ज में क्या होता है मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करके बता देता हूं, तो आपको कॉपी नहीं करना पड़ेगा पूरा। तो ये तो हो गई नॉर्मल सिचुएशन जो जीएसटी में हमारे पास रहेगी, ठीक है, जीएसटी में हमारे पास रहेगी। दूसरी सिचुएशन क्या होती है देखिएगा, दूसरी सिचुएशन में क्या होता है, ये जो व्यक्ति बिल जनरेट कर रहा है, ये जो व्यक्ति बिल जनरेट कर रहा है वो केवल अपनी गुड्स या सर्विसेज के लिए ही पैसा चार्ज करेगा, वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगा। और जो रिसीवर है मतलब जो बायर है, ठीक है, वो इस गुड्स पर जीएसटी कैलकुलेट करेगा, ठीक है, और डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा करा देगा। मतलब जिस व्यक्ति की पॉकेट से टैक्स जा रहा है वही व्यक्ति गवर्नमेंट को जमा करा रहा है। जैसे इनकम टैक्स में सिर्फ वो छोटी सी सिचुएशन, कुछ केसेस होते हैं टीडीएस के जो एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, ऐसे ही इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन अंडर जीएसटी, ठीक है बेटा, इनडायरेक्ट टैक्स की सिचुएशन है, मतलब जिस व्यक्ति की पॉकेट से जा रहा है वो जमा नहीं कराएगा, वो अपने सप्लायर को देगा, सप्लायर गवर्नमेंट को जमा कराएगा। मगर कुछ ऐसी सिचुएशन होंगी जहां पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा, ठीक है, रिवर्स चार्ज। तो जनरली हु इज लायबल टू पे जीएसटी, सप्लायर। जनरली हु इज लायबल टू पे जीएसटी, सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी। बट अंडर रिवर्स चार्ज रिसीवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज रिक्वायर्ड टू पे जीएसटी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेटा रिवर्स चार्ज की कुछ सिचुएशंस आपके पास आएंगी। तो रिवर्स चार्ज में जो व्यक्ति टैक्स पे, जिस व्यक्ति की पॉकेट से टैक्स जा रहा है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जमा कराएगा, वो सप्लायर को जीएसटी पे नहीं करेगा। गॉट इट, ठीक है। तो ये हमारे पास था, अभी हमने जीएसटी शुरू नहीं किया है, सिर्फ एक बेसिक सिनेरियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा था, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से बेटा हम शुरू करेंगे सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट।